आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के ब्रिजबेहरा इलाके की है। अभी तक की जो इंटेलिजेंस एनआईए की इन्वेस्टिगेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो शुरुआती तफ्तीश है, उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आई वो ये थी कि इस पहलगाम के हमले में जो 22 अप्रैल दोपहर को 3 बजे के दरमियान अंजाम दिया गया, 5 टेररिस्ट शामिल थे। इनमें से 3 पाकिस्तानी था और 2 लोकल कश्मीरी। इन्हीं में से लोकल कश्मीरी में से एक, उसका नाम था आदिल। आदिल लीगल वीज़ा पर पाकिस्तान गया था, वाघा बॉर्डर के थ्रू, और वहाँ जाकर वो पीओके गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वहाँ उसने टीआरएफ के बैनर तले ट्रेनिंग ली। 2020 बल्कि 24 में, लास्ट ईयर, वो वापस लौटा। आदिल के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान से आए बाकी के 3 टेररिस्ट को उसने पनाह दी और उनको रास्ता, रूट और एक तरह से उनके लिए गाइड का काम किया, और इस पूरी साजिश में भी वो उनके साथ था। तो जैसे आदिल के बारे में जानकारी मिली, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज आज यानी फ्राइडे को अनंतनाग के उसके घर पहुंचती है और उसके इस घर को बॉम्ब से उड़ा देती है। तो इस पहलगाम के गुनहगारों में से एक, हालांकि वो हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके घर को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। ये उसकी तस्वीर थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। क्या पहलगाम का हमला और 26 बेकसूर सैलानियों की मौत पाकिस्तानी आर्मी के चीफ, उनके जनरल के सिर्फ एक सनक का नतीजा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिर्फ 6 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं इस वक्त असीम मुनीर। असीम मुनीर वो शख्स है, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तब झगड़ा हो गया था और इमरान खान ने 8 महीने के अंदर अंदर असीम मुनीर को हटा दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार आई, इमरान खान जेल चले गए। तो फिर सितंबर 2024 में, ये वही सितंबर 2024 नहीं बल्कि 2022 में, इनको पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया गया, असीम मुनीर को। असीम मुनीर इससे पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का डायरेक्टर भी रहा, और ये वही असीम मुनीर है जिसने 2024 में पहली बार रिकॉर्ड पर यह बात एक्सेप्ट की थी कि करगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी का हाथ था, जिससे पाकिस्तान सरकार अब तक मना करती रही थी कि हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के सबसे टॉप जनरल ने पहली बार ऑन कैमरा, रिकॉर्ड पर यह बात मानी कि करगिल वॉर के पीछे उनकी सेना थी। असीम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा बोला इंसान है और अपनी आर्मी में, अपने ही फौज के अंदर अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, इतना ज़्यादा कि फिर पाकिस्तान के हुक्मरान भी नीचे उसके बौनी लगे। हालांकि पाकिस्तान में शुरू से ही आर्मी का दबदबा रहा है। हुकूमत तो वहाँ की कठपुतली होती है, ख़ासतौर पर फॉरेन अफेयर्स के मामले में, वो भी इंडिया के रिश्ते के मामले में। सरकार चाहे जो कर ले, होता वही है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। 16 अप्रैल 2025 की बात है, यानी इस पहलगाम के अटैक से 6 दिन पहले, ये 22 अप्रैल को हमला हुआ और उससे पहले 6 दिन पहले 16 अप्रैल 2025 इस्लामाबाद में एक ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन था, और इस ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में मेन जो चीफ गेस्ट थे वो थे जनरल असीम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ। और ये वहाँ पर एक लाइन बोलते हैं, और इस एक लाइन को ही इस पहलगाम के हमले से अब जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बाकायदा एक उस फोरम पर, जिसको रिकॉर्ड किया जा रहा था, जो पाकिस्तान की मीडिया वहाँ मौजूद थी, वो कहते हैं कि कश्मीर हमारे गले की नस था और नस रहेगा हमेशा, और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। अब वीरतापूर्ण संघर्ष जाहिर सी बात है उर्दू जुबान में बोली होगी, ये ट्रांसलेशन है। तो इनके हिसाब से कश्मीर उनके गले की नस था, है और रहेगा, और वो कभी इसे छोड़ेंगे नहीं। 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये स्टेटमेंट देता, और 6 दिन बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 सैलानियों की मौत होती है, और इस आतंकवादी हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे।
तो ये बयान और ये हमला, इन दोनों के तार कैसे जोड़ते हैं? वो ऐसे जोड़ते हैं कि 2019 में जब 370 जम्मू कश्मीर घाटी से समाप्त कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया गया, एक अलग दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया, यूटी का दर्जा दे दिया गया, तो पाकिस्तान में कोहराम मचा था। तब तक लश्कर तैयबा, हाफिज सईद जिसका सरगना, वो ऑलरेडी बैन हो चुका था। पाकिस्तानी सरकार को दिखाना पड़ा था मजबूरी, क्योंकि कर्ज तले दबे हुए हैं IMF और बाकी वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका का भी प्रेशर। तो लश्कर तैयबा को एक तरह से बैन किया, तो लश्कर तैयबा को उन्होंने दिखाना शुरू किया, ख़त्म हो गया। लेकिन लश्कर तैयबा ने अपना एक शैडो संगठन शुरू किया और उसका नाम रखा TRF, द रेजिस्टेंस फोर्स। ये 2019 में आर्टिकल 370 हटने के फ़ौरन बाद लश्कर ने ये शैडो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था कश्मीर के अंदर, और इसका मकसद यही था कि इस सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ कश्मीर के लोगों को भड़काएं और कश्मीर में फिर से हिंसा फैलाएं। और इस शैडो ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया लश्कर के चीफ हाफिज सईद ने। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ का 16 अप्रैल का ये बयान, 3 आतंकवादियों का पाकिस्तान से सरहद के अंदर दाखिल होकर ये हमले को अंजाम देना, और इसके पीछे हाफिज सईद का जो ख़ास शख्स है उसकी भी इस साजिश में शामिल होने की बात, ये सारी कड़ियाँ एक साथ जुड़ी हैं, ठीक वैसी जैसे करगिल वॉर हुआ और तब किसी ने माना नहीं था, पाकिस्तान ने भी नहीं माना। लेकिन अब यह है कि जब पाकिस्तानी आर्मी ने कह दिया और बहुत दिनों से कश्मीर शांत था, तो फिर लश्कर के ऊपर प्रेशर आया। जब पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का सर पे इनके हाथ रहता है, ट्रेनिंग वही देते हैं इन सारे टेररिस्ट को, कमांडो की तरह जैसे वो अपने आर्मी के लोगों को देते हैं। तो 16 अप्रैल के इस बयान के बाद से ही सुबगाहट शुरू हुई, और उसके बाद ये हुआ कि कुछ करना है, कुछ करना है। और फिर 22 अप्रैल को पहलगाम की सूरत में हिंसा की यह शक्ल हम सबके सामने आई। तो एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उसकी ये सनक और उसकी ये बात, और उसके बाद ये पहलगाम का हमला, इसको लेकर हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसियां और बाकी लोग कड़ियाँ जोड़ रहे हैं। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगातार ये कड़ा स्टैंड लिया है, पानी रोकना, वीज़ा रोकना, बाहर कर देना, वाघा बॉर्डर पे जो चौकी है उसको बंद कर देना, ये कदम ही इसीलिए है क्योंकि इसके तार पाकिस्तानी आर्मी के उस स्टेटमेंट से जुड़ते हैं। तो एक पाकिस्तानी आर्मी के चीफ की यह सनक पहलगाम में बेकसूर सैलानियों की मौत के रूप में तब्दील हुई। तो ये तो रही इस पाकिस्तानी जनरल की बात। अब जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की बात है, जिस जगह पर यह हमला हुआ बैसरन घाटी पहलगाम में, वहां पर एक भी CCTV कैमरा नहीं था। अब सोचिए, जो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो श्रीनगर में, 2 ही सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट हैं, अगर आप डल लेक और निशात गार्डन को छोड़ दें, तो या तो पहलगाम है या फिर गुलमर्ग और सोनमर्ग है। और पहलगाम की खूबसूरती बिल्कुल गुलमर्ग और सोनमर्ग से अलग है। तो यहाँ पे हमेशा टूरिस्टों की भीड़ होती है हर सीज़न में। एक भी लेकिन CCTV कैमरा नहीं, खासतौर पर उस जगह पे जहाँ पे टूरिस्ट आकर थोड़ा सुस्ताते हैं, थोड़ा पिक्चर लेते हैं, खाते पीते हैं। लास्ट ईयर तक इस जगह पर CRPF की 2 कंपनी तैनात होती थी इस पूरे इलाके की, इस टूरिस्ट स्पॉट की सुरक्षा के लिए। 2025 की शुरुआत में CRPF की इन 2 कंपनी में से एक कंपनी को वहाँ से हटा दिया गया और उसे किसी और जगह डिप्यूट कर दिया गया। अब उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी आर्मी की फोर्सेस में जो एक रिपोर्ट आई है उसमें कमी है, करीब 1 लाख इंडियन आर्मी में इस वक्त वैकेंसी है। और इसकी वजह यह है कि कोरोना काल में भर्तियां जो है वो रुकी हुई थी। हर साल करीब 60,000 आर्मी के लोग रिटायर होते हैं। तो 2 साल जब भर्ती रुकी तो इसका मतलब 1,20,000 रिटायर हो गए, लेकिन उनकी जगह बहाली नहीं हुई। हालांकि अग्निवीर स्कीम के तहत लोग आए, लेकिन अब भी नहीं आए। सीनियर से लेकर जूनियर पोस्ट पे बहुत सारी वैकेंसी पड़ी हुई है। और उसी का असर ये है कि जब आप डिप्लॉय करते हैं चीज़ों को कहीं और, अपनी यूनिट को, कंपनी को, तो फिर मैन फोर्स की कमी के साथ ये कमियां आती हैं। और यही वजह है कि
इस साल की शुरुआत में सीआरपीएफ की 2 में से 1 कंपनी को वहाँ से हटा दिया गया था। और उसकी वजह ये थी कि शायद एक गलतफहमी भी कि टूरिस्ट स्पॉट पर कभी टेररिस्ट अटैक तो हुआ नहीं। जो क्विक रिस्पांस टीम थी सीआरपीएफ की दूसरी, उसको इस इंसिडेंट में करीब 3 बजे की बात है ये जब हमला हुआ, 1 घंटा लगा था मौके पर पहुंचने में। और वो 1 घंटा इसलिए लगा क्योंकि जो पूरा इलाका है यहाँ आप गाड़ियों से जा नहीं सकते। 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो आप पैदल चलें या फिर घोड़े पे, खच्चर पे। तो 1 घंटा लगा और वो 1 घंटा काफ़ी था उन आतंकवादियों को अपना काम करके वापस उसी जंगल में गुम हो जाने के लिए। तो हमला हुआ, उसकी सूचना भी दी गई, लेकिन 1 घंटे के बाद ये लोग पहुंचे। सीसीटीवी कैमरा था नहीं। अब एनआईए को ये जांच सौंप दी गई। अब एनआईए क्या करे? तो एनआईए पूरी तरह से डिपेंडेंट थी उन आई विटनेसेस पर, चश्मदीदों पर जो वहाँ मौजूद थे। ऐसे 42 चश्मदीद मिले जिन्होंने इन टेररिस्ट को देखा, 42। इनमें से एक तो फोटोग्राफर था जो जब गोलियां चली तो वो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की पत्तों की आड़ में छुप गया और फिर उसने देखा उन टेररिस्ट को। तो 42 के 42 लोगों के स्टेटमेंट लिए गए और उन्हीं से हुलिये पूछे गए। तो उनका जो हुलिया बताया गया, उसके बाद ये जो 3 स्केच बने, ये तीनों स्केच इन्हीं 42 आई विटनेसेस के बयान के आधार पर बनाए गए। और इन्हीं 42 विटनेसेस में से ये भी बताया उन लोगों ने कि उसमें से 3 लोग पश्तो ज़ुबान में बात कर रहे थे और उर्दू में मिक्स, जबकि 2 लोग लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो फिर पुलिस को और एजेंसी को ये लगा कि इसमें से 2 लोकल हो सकते हैं। तो उसमें एक आसिफ और एक आदिल। आदिल के घर को बम से उड़ा दिया गया और आसिफ का जो घर है वो तराल में है, उसको जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलडोज़र से गिरा दिया। लेकिन वो दोनों गायब हैं और वो तीनों पाकिस्तानी भी गायब हैं। इन तीनों की जांच अब भी जारी है, इनकी तलाश अब भी जारी है जंगलों में, पीर पंजाल के जंगलों में, पहलगाम के आसपास के जो तमाम घने जंगल है वहाँ पर इनकी तलाश जारी है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, ये सभी लगे हुए हैं। विजय शंकर जो एनआईए के इस वक्त इस पूरी जांच को लीड कर रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो एनआईए के हैं, विजय शंकर, वो इस वक्त श्रीनगर में डेरा डाले हुए हैं और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इन तीनों के बारे में भी जो 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट केस की सच्चाई सामने आई है, उनके अब नाम का भी पता चला है और उनके ठिकानों का भी। और ये एक बहुत पुख्ता सबूत है पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि 3 टेररिस्ट आपके यहाँ से आए, सरहद पार करके आए। इन 3 में से जो स्केच के जरिए जारी की गई है, इनमें से तीनों के जो नाम हैं, एक नाम है इसमें आसिफ फौजी, दूसरे का नाम है अबू तलहा और तीसरे का नाम है आदिल हुसैन, जो 3 स्केच जारी किए गए हैं। आसिफ फौजी का अपना एक कोड नेम है और उसका कोड नेम है मूसा, जबकि अबू तलहा का भी एक कोड नेम है और उसका कोड नेम है आसिफ। और ये दोनों पाकिस्तानी हैं, जबकि आदिल वही अनंतनाग के ब्रिजबेहरा इलाके का रहने वाला है। इसके अलावा इस हमले में शामिल 2 और, ये तो 3 स्केच बने, 2 के स्केच नहीं है। उन 2 की जो पहचान हुई है उनमें से एक का नाम है सुलेमान शाह और इसका कोड नेम है यूनुस, ये पाकिस्तानी है। और दूसरा है लोकल कश्मीरी, उसका नाम है आसिफ शेख और आसिफ शेख त्राल का रहने वाला है, जिसके घर को बुलडोज़र से आज गिराया गया। अब जो बाकी की ये तीनों पाकिस्तानी बचे, सुलेमान शाह, इसके अलावा आसिफ फौजी और अबू तलहा, ये तीनों पाकिस्तान के POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर या मकबूजा कश्मीर, जो भी आप कहें, वहाँ के रहने वाले हैं। महीने भर पहले वहाँ पर एक रैली हुई थी हमास की तर्ज पर, और इस रैली में बाकायदा एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था कि हमला कैसे करना है। TRF के हमला करने का तरीका हमास जैसा है। ये बड़े ग्रुप में नहीं आते, छोटे ग्रुप में मैक्सिमम 3 से 5 लोग, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। रैकी करते हैं अपने टारगेट को और फिर गोली मारते हैं और वापस इनका ठिकाना आशियाना होता है जंगल, फिर ये जंगल में जाकर छुप जाते हैं। शहर से दूर रहते हैं, सड़क से दूर रहते हैं, गाड़ियों में ट्रैवल नहीं करते, अपने पास कोई फ़ोन, कोई गैजेट, इस तरह के कोई चीज़ नहीं रखते जिससे आप ट्रांसमिशन, सेटेलाइट, जो भी आप चीज़ें कहें, उनसे आप इनके लोकेशन को पता कर सकें।
तो ये बिल्कुल पुराने तौर तरीके के हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं और यही मुश्किल आती है अपनी एजेंसियों को इन तक पहुंचने में। लेकिन इन तीनों के पीओके से रिश्ते को निकाला गया। इन तीनों के जो हाफिज सईद लश्कर का चीफ है उसके ज़रिए उनके रिश्तों को भी निकाला गया और इस रिश्ते के साथ इनके सारे सबूत पाकिस्तानी हुक्मरानों को दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि देखो आप, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। हर हमले के बाद वो कहता है कि भाई ये फिर कौन लोग हैं, कहाँ से आए, क्योंकि ये दो बेशक जम्मू कश्मीर के लोकल टेररिस्ट थे, पर इन दोनों को भी 2018 में पाकिस्तान ये गए और वहाँ ट्रेनिंग ली, फिर लौट कर आए लास्ट ईयर, और 3 को पाकिस्तान सरहद पार से भेजा गया और उन तीनों की ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी ने की। उसी पाकिस्तानी आर्मी ने जिसके जनरल असीम मुनीर ने 16 अप्रैल को ये स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर हमारे गले की नस है जिसे हम भूल नहीं सकते, ना आज न कल न परसों। और उनके इस एक बयान ने लश्कर और टीआरएफ दोनों को एक मौका दिया कि अपने आका को खुश करना है तो चलो कुछ करते हैं, और नतीजा पहलगाम का हमला था। पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने भी सिंधु वाटर से लेकर सारी चीज़ें जो हमने बताई एक्शन लिया गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये एक्शन कम है। जहाँ तक पानी की बात है उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन पाकिस्तान की सोशल मीडिया में और पाकिस्तान के व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस चल रहे हैं और इन बड़े ही मतलब इसके बारे में क्या कहूँ, इसमें मैसेज ये चल रहा है ग्रुप में, वहाँ व्हाट्सएप पर पाकिस्तान, सुनिएगा आप। ये चल रहा है कि यार इंडिया वाले कोई ऐसी धमकी दो जिससे हम डरे, हमें ऐसे मत धमकाओ जो हमारी सरकार हमें खुद धमकाती है, यानी पाकिस्तान की सरकार ही हमें डेली धमकाती है, तो ऐसी धमकी मत दो। नीचे लिखा होता है पानी रोक लोगे, वो तो वैसे नहीं आता, मार दोगे, हमारी पाकिस्तानी सरकार तो हमें वैसे ही मार रही है, लाहौर ले लोगे, ले लो, आधे घंटे में खुद ही लौटा दोगे तंग आकर। ये सारे मैसेजेस चल रहे हैं वहाँ पर। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ के लोग ही वहाँ की सरकार और फोर्सेस को लेकर क्या राय रखते हैं। लेकिन हमारे लिए सीरियस है और हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि इसमें एक्शन क्या होता है, क्योंकि सिर्फ पानी रोकने को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। सिंधु जल जो समझौता है उसमें एक ये भी है कि हम कब तक रोक सकते हैं। अगर पानी हम रोकेंगे, जबरन रोकेंगे, आने वाला मौसम मानसून का है, मई से शुरू हो जाएगा, तो बाढ़ की नौबत आ जाएगी, पता चला पानी वापस हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तो ये सब कब तक, फुल ऑपरेशन कब, यही सवाल है। और उससे पहले ये कि ये जो 5 लोग हैं, इतनी बड़ी हमारी सारी फोर्सेस लगी हुई हैं, पहले तो इनके किए की सज़ा देना, तो वो कब तक।